नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए वरिष्ठ लेखक सुभाष नीरव की लिखी हुई कहानी लड़कियों वाला घर। सुभाष नीरव जी एक हिंदी कथाकार, कवि और लेखक हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मिसेस शर्मा ने कब सोचा था कि किराए का मकान छोड़ सरकारी मकान में आने की खुशी इतनी जल्दी पंख लगाकर फुर्र हो जाएगी। जिस सरकारी कॉलोनी में उन्हें मकान अलॉट हुआ है उसमें टाइप 2 क्वार्टरों के 2 मंजिले ब्लॉक हैं। ये क्वार्टर बाबू किस्म के लोगों को आवंटित हैं। वैसे इनमें असली मालिक कम, किराएदार अधिक हैं। उनके क्वार्टर और मेन रोड के बीच एक पतली पक्की सड़क है जिस पर मेन रोड पर चलने वाले ट्रैफिक से भी अधिक गति में बाबू लोगों के स्कूल कॉलेजी लड़के कावासाकी और हीरो होंडा दौड़ाते फिरते हैं। पलक झपकते जाने किधर से आते हैं और पलक झपकते ही फुर्र हो जाते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं मेन रोड से अधिक इसी पतली सड़क पर होती हैं। लेकिन मिसेस शर्मा की चिंता का कारण ये नहीं है, बल्कि कुछ और है। मेन रोड पर एक बस स्टॉप है। ये बस स्टॉप ठीक 21 नंबर के सामने है और 21 नंबर में रहता है शर्मा परिवार, यानी मिस्टर शर्मा, उनकी पत्नी मिसेस शर्मा, बीए फर्स्ट ईयर और हायर सेकेंडरी में पढ़ती उनकी 2 लड़कियां और 8वीं कक्षा में पढ़ता एक लड़का। दिन चढ़ने से लेकर रात 9-10 बजे तक बस स्टॉप पर एक जमघट सा लगा रहता है। 15-20 लोग हर समय बसों के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। सुबह शाम इस संख्या में वृद्धि हो जाती है। घर का दरवाज़ा खोलो या खिड़कियाँ, बस स्टॉप पर खड़ा एक एक आदमी देख गिन लो। मिसेस शर्मा की परेशानी और चिंता स्वाभाविक है। घर में जवान लड़कियां हैं। जब देखो बस स्टॉप पर खड़ा कोई न कोई इधर ही घूरता मिलता है। बैठने उठने की थोड़ी सी जगह मेन रोड की ओर ही है। घर के सामने छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर कहीं कहीं घास उगी है। इस टुकड़े को 21 नंबर वाले लॉन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब लड़कियां भी क्या करें, हर समय कमरों में बंद तो रहा नहीं जा सकता। खुली हवा में सांस लेने के लिए खिड़की दरवाज़ा खोली बैठती हैं। दोपहर के समय जब लड़कियां स्कूल कॉलेज से लौटती हैं, कुछ लड़कों की सूरतें बस स्टॉप पर रोज ही दिखलाई देने लगी हैं। मिसेस शर्मा मन ही मन कुड़ती हैं और बुदबुदाती हैं, नासपीटे कैसे दीदे फाड़ फाड़ कर देखते हैं। गर्मी के दिन हैं। शाम होते ही इस ओर कुर्सियां डालकर बैठने का उत्साह लड़कियों में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। शाम 5 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक इधर ही बनी रहती हैं वे। बस स्टॉप पर बात करते हुए लड़कों को देखकर मिसेस शर्मा को लगता है मानो वे उन्हीं की लड़कियों को लेकर खुसुर पुसुर कर रहे हैं। मन होता है उठकर सबक सिखा दें इन आवारा छोकरों को, पर अंदर ही अंदर कुढ़कर रह जाती हैं वो। आंखें लाल पीली करके लड़कियों को अंदर कमरे में बैठने का संकेत करती हैं। लड़कियां कुछ ढीठ होती जा रही हैं। कभी मुस्कुराकर भीतर आ जाती हैं और कभी माँ की लाल पीली आंखों की परवाह न करते हुए वहीं बनी रहती हैं। कभी कभी तो पलट कर जवाब दे देती हैं, क्या है मम्मी, तुम तो बस। उस शाम मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा में वाक युद्ध होता है। मिसेस शर्मा उनके ऑफिस से लौटते ही लड़कियों की ढीठता का ब्यौरा देने लगती हैं। बस स्टॉप पर आवारा लड़कों के जमघट का लगातार बढ़ना बताती हैं और जल्द से जल्द मकान बदलने के लिए जोर डालती हैं। मिस्टर शर्मा पहले चुपचाप सुनते रहते हैं, फिर समझाते हैं और बाद में पत्नी की रट से खींच कर चिल्लाने लग पड़ते हैं। मिसेस शर्मा को लगता है समस्या जितनी गंभीर होती जा रही है, मिस्टर शर्मा उसे उतना ही लाइटली लेने लगे हैं। मिस्टर शर्मा सोचते हैं पत्नी बेवजह शक करती है लड़कियों पर। मिसेस शर्मा लड़कियों पर बराबर नज़र रखे हुए हैं। वे दोनों सुबह स्कूल कॉलेज के लिए निकलती हैं तो मिसेस शर्मा दरवाजे पर आ खड़ी होती हैं। जब तक लड़कियों को बस नहीं मिल जाती वो वहीं खड़ी रहती हैं। दोपहर को जब लड़कियां लौटती हैं, मिसेस शर्मा पहले से दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतज़ार करती मिलती हैं। मिसेस शर्मा देखती हैं वही लड़के उनकी लड़कियों के संग बस से उतरते हैं जो सुबह के वक्त उनके साथ बस में चढ़े थे, हो हल्ला मचाते हुए। वो लड़कियों से पूछती हैं, ये कौन लड़के हैं, तुम जानती हो इन्हें? हमें नहीं मालूम, कहकर दोनों मुस्कुराती हुई अपनी अपनी ड्रेस बदलने के लिए बाथरूम में जा घुसती हैं और मिसेस शर्मा केवल तड़प कर रह जाती हैं। मिसेस शर्मा अब बेहद चौकस और सतर्क रहती हैं। महानगर की सरकारी कॉलोनियों में आए दिन होने वाली चोरी डकैती की खबरें अखबार में पढ़कर उनके भीतर दुखदुखी सी होने लगती है।
एक भय रात दिन उन्हें सताता रहता है। उन्होंने अपने खर्चे पर पीछे का बरामदा भी कवर करवा लिया है। कहीं आती जाती हैं तो बच्चों को सख्त ताकीद कर जाती हैं, कोई भी हो दरवाज़ा नहीं खोलना, छेद से पहले अच्छी तरह देख लेना। भय और चिंता के इस आलम में मिसेस शर्मा रात को ठीक से सो भी नहीं पाती हैं। तरह तरह की आशंकाएं मन में उठती हैं और उनका रक्तचाप बढ़ा देती हैं। इससे तो किराए के मकान में ही अच्छे थे, वो सोचती हैं। जाने कैसे तो सरकारी मकान का नंबर आया, वरना रिटायरमेंट में अब जब कुछ वर्ष शेष रह जाते हैं तब जाकर कहीं अलॉट होता है मकान। मकान अलॉट होने की खबर जिसने भी सुनी उसने मिस्टर शर्मा को बधाई दी थी। ऑफिस के लोगों ने पार्टी भी ली। बोले, मिस्टर शर्मा लकी हो, मकान अलॉट हुआ भी तो सेंट्रल एरिया में। अरे यहाँ के लिए तो बड़ी बड़ी सिफारिशें लगती हैं, तब कहीं जाकर मिलता है ऐसे इलाके में मकान। कहीं चुपचाप कोई सोर्स वोर्स तो नहीं लगवाया। लेकिन अब मिस्टर शर्मा ने चेंज के लिए एप्लीकेशन दी थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब वे स्वयं देख महसूस कर रहे हैं बस स्टॉप के ऐन सामने के मकान में रहने का दर्द। उन्हें लगता है कुछ मनचले लड़के जानबूझकर जमे रहते हैं बस स्टॉप पर और उनके घर की ओर तो ताकते ही रहते हैं। लड़कियां भी ढीठ होती जा रही हैं। किसी न किसी बहाने बाहर निकलना, ताकना झांकना उनकी आदत में शुमार होता जा रहा है। अब पत्नी की बातें उन्हें सही प्रतीत होती हैं। वो तो सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, पीछे बेचारी पत्नी को ही भुगतना पड़ता है सब कुछ। मन पर पत्थर रखकर देखना पड़ता है ये सारा नाटक। मिस्टर शर्मा चेंज के लिए फिर से अपनी कोशिशें तेज़ कर देते हैं। बहुत दौड़ धूप करने पर किसी मंत्री के पीए से संपर्क साधा है उनका। उसने मंत्री की ओर से चिट्ठी भिजवाने का आश्वासन दिया है। मित्र शर्मा बराबर उससे मिलते रहते हैं हफ्ते 10 दिन के बाद। और जिस दिन मंत्री की ओर से चिट्ठी गई उस दिन से वे बहुत खुश थे, मिसेस शर्मा भी। अब तो काम हुआ ही समझो, मंत्री की बात थोड़ी टाल सकते हैं। लेकिन ये खुशफहमी जल्दी ही टूट गई। महीने भर में उनका आवेदन पत्र रिग्रेट हो गया। मिसेस शर्मा उदास होकर बोली, तो क्या रिटायरमेंट तक यहीं रहना पड़ेगा? तब तक कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। मिस्टर शर्मा खामोशी ओढ़े रहते हैं। बोले भी तो क्या बोले, उन्होंने अपनी ओर से तो पूरी कोशिश की थी। माँ बाप का कोई पुश्तैनी मकान तो इस महानगर में है नहीं कि छोड़ छाड़ कर चले जाएं वहाँ। अब तो रहना ही होगा यहीं। मिसेस शर्मा चाय बना लाती हैं और मिस्टर शर्मा को प्याला थमाकर खुद भी उनके समीप ही बैठ जाती हैं। एकाएक उन्हें कुछ याद हो आता है। वो आगे झुककर मिस्टर शर्मा को बताती हैं धीमे स्वर में, तुम्हें पता है 3 नंबर वालों की लड़की ने 31 नंबर वालों के लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली है। मिस्टर शर्मा चुपचाप चाय पीते रहते हैं। उनके चेहरे पर न उत्सुकता है न विस्मय की लकीरें। मिसेस शर्मा उनकी कोई प्रतिक्रिया न पाकर कुछ देर के लिए मौन हो जाती हैं, पर उनके दिमाग में फिर कुछ कौंधता है और वो लगभग खुश सी होती हुई कहती हैं, सुनो जी, हम ऐसा ना करें कि ये मकान किराए पर चढ़ा दें और खुद कहीं और किराए पर रहें। पागल हो गई हो क्या? मिस्टर शर्मा अपना मौन व्रत छोड़कर तोप की तरह दग पड़ते हैं। जानती हो कितना रिस्की है ये? किसी ने रिपोर्ट कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सहसा उन्हें अपने ऑफिस के बिहारी लाल की याद हो आती है। बिहारी लाल ने अपना पूरा मकान किराए पर दे रखा था। किसी की रिपोर्ट पर स्टेट ऑफिस वालों ने एक दिन छापा मार दिया। बिहारी लाल दौड़ा दौड़ा फिरा कितने ही दिन। उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। मकान तो छिना ही, साथ ही उसे जब से मकान अलॉट हुआ था तब से यानी 4 साल का मार्केट रेंट भी चुकाना पड़ा था। मिसेस शर्मा ने अपनी चाय खत्म करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम तो खामख्वाह डरते हो। यहाँ क्या सभी अपने अपने मकानों में रहते हैं? हर ब्लॉक में 2-4 घर को छोड़कर सभी किराए पर हैं। तो क्या, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मिस्टर शर्मा चाय का प्याला नीचे रखते हुए अपना फैसला सुना देते हैं। एक शाम हद हो गई। मिसेस शर्मा अंदर किचन में थीं और लड़कियां लॉन में कुर्सी डाले बैठी थीं। पास ही छोटा भाई खेल रहा था। तभी कागज़ का एक रॉकेट उनके बीच आकर गिरा। लड़कियों ने बस स्टॉप की ओर मुड़कर देखा तो कुछ लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े। एक लड़के ने मुंह में उंगलियां डालकर और अपनी दाईं आंख दबाकर सीटी भी बजा दी। बदतमीज़, कहकर लड़कियों ने उधर से नज़रें हटाई तो एक और रॉकेट हवा में उड़ा और उनके ऊपर आकर गिरा। एकाएक बड़ी लड़की उठी और बस स्टॉप की ओर बढ़ी। पीछे पीछे छोटी भी चल दी। लड़का तुरंत अंदर जाकर मम्मी को बुला लाया।
मिसेस शर्मा ने बाहर आकर देखा, लड़की ने एक लड़के का कॉलर पकड़ रखा था और छोटी लड़की चप्पल से उसे पीट रही थी। तेरी माँ बहन नहीं है क्या? बेशर्म, कागज़ के रॉकेट मार रहे थे, तेरी और तेरे यारों की तो। मिसेस शर्मा ने दौड़कर लड़कियों के हाथों से लड़कों को छुड़ाया और धमकाते हुए बोली, जा भाग जा यहाँ से, नहीं तो दो चार मैं भी लगाऊंगी। लड़का मुंह लटकाए वहाँ से खिसक गया। अन्य लड़के पहले ही इधर उधर हो लिए थे। बस स्टॉप पर खड़े लोग घेरा बनाकर खड़े थे। मिसेस शर्मा लड़कियों के संग घेरे में से निकलकर अपने घर में आ गईं। दिल उनका धक 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 कर रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर खुश भी थी। लड़कियों से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी उन्हें। ये रूप तो उन्होंने पहली बार ही देखा था। उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। मिस्टर शर्मा तो किस्सा सुनकर उछल से पड़े। क्या मेरी बेटियां इतनी बहादुर भी हैं? उस शाम मिस्टर शर्मा को चाय बहुत अच्छी लगी। रात को सोते वक्त मिस्टर शर्मा ने पत्नी से कहा, हमारी लड़कियां ऐसी वैसी नहीं हैं जैसा कि तुम अब तक समझे बैठी थीं। वो तो ठीक है, मिसेस शर्मा बोली, पर इन बदमाश छोकरों का क्या भरोसा। लड़कियां स्कूल कॉलेज बस से अकेली आती जाती हैं, कल कोई और ही मुसीबत न खड़ी कर दें। अरे कुछ नहीं होगा, इन नए नए जवान हो रहे छोकरों में इतना साहस कहाँ, मिस्टर शर्मा ने कहा। जब तक लड़कियां चुप रहती हैं वो उछलते फिरते हैं। जहाँ लड़कियों ने भरी भीड़ में इनकी बेइज्जती की कि बस सारी आशिकाई फुर्र हो जाती है। फिर भी ये मकान ठीक नहीं है। मिसेस शर्मा पुराने मुद्दे पर आ गईं। चोर उचक्कों का डर बना रहता है यहाँ। अरे भगवान, चोर उचक्कों का डर कहाँ नहीं है आजकल, मिस्टर शर्मा ने समझाते हुए कहा। बस ज़रा सतर्क और होशियार रहने की ज़रूरत है आज के ज़माने में। बातों बातों में मिसेस शर्मा की कब आंख लग गई मिस्टर शर्मा को पता ही नहीं चला। दास बाबू के बच्चे का जन्मदिन था। मिस्टर शर्मा दफ्तर से छूटकर अपने कुछ सहकर्मियों के संग सीधे दास बाबू के घर चले गए थे। दास बाबू पहले मिस्टर शर्मा के दफ्तर में ही थे, आजकल दूसरे मंत्रालय में डेपुटेशन पर हैं। दास बाबू को भी सरकारी मकान अलॉट है। उनका मकान नीचे का ही नहीं, कोने का भी है। 3 तरफ खुली ज़मीन को उन्होंने खूबसूरत लॉन में बदल रखा है। पटरंग और मेहंदी की ऊंची ऊंची बाड़ से लॉन को कवर कर रखा है। पार्टी से लौटकर मिस्टर शर्मा रात भर कुछ सोचते रहे। अगले दिन जल्दी उठ गए, जबकि इतवार का दिन था। छुट्टी के दिन वो 9-10 बजे से पहले कभी नहीं उठते। बाहर निकलकर मिस्टर शर्मा काफ़ी देर तक घर के सामने के ज़मीन के टुकड़े को देखते रहे। फिर एकाएक वो भीतर गए और स्टोर में से एक टूटा जंग खाया हुआ फावड़ा उठा लाए। पत्थर के टुकड़े से ठोक पीट कर उसे ठीक किया और ज़मीन के टुकड़े को एक किनारे से खोदने लगे। पहले मिसेस शर्मा ने उन्हें देखा, फिर बच्चों ने। सभी हैरान से खड़े थे। आखिर मिसेस शर्मा ने पूछ ही लिया, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ हम मेहंदी लगाएंगे। क्षण भर को मिट्टी खोदना रोककर उन्होंने पत्नी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बड़ी होने पर वो बाढ़ का काम करेगी, अब रहना भी तो यहीं है ना। अब उनका साथ मिसेस शर्मा ही नहीं, बच्चे भी दे रहे थे। अभी आप सुन रहे थे सुभाष नीरव जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी, लड़कियों वाला घर। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।